हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है विद्या क्लासेज में। आज आपको विद्या क्लासेज में जो लेसन क्लास 11th पढ़ाई जा रही है, यूनिट नंबर 5, लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और आज आपको इस यूनिट में ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी जो विद्या क्लासेज की ओर से आपको फ्री क्लास पढ़ाई जा रही हैं। इसका लाभ उठाइए और आने वाले एग्ज़ाम जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या होम एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है उनमें इसका लाभ आपको मिलेगा। और आपको अगर इसे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको 100% मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको इन्हीं लेक्चर में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी, होम एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी। काफ़ी हद तक इससे आपको हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर कक्षा 11 यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स का। और इसमें पढ़ेंगे आज हम ऊष्मा रसायन के नियम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऊष्मा रसायन के नियम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऊष्मा रसायन के नियम है उनमें हम पहला नियम पढ़ेंगे, ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के नियम। इसमें जो पहला नियम है ये है हैश का नियम। हैश का नियम। बच्चों, हैश ने कहा कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो, कोई सा भी रासायनिक परिवर्तन हो, उस रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक क्रिया को एक पद में किया जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में किया जाए, एक पद में किया जाए या एक से अधिक पदों में किया जाए, एंथैल्पी का मान सदैव स्थिर रहता है। एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। जैसे आपने ए से गए, आपको ए से बी के पास जाना है। आपने क्या काम किया? ए से गए आप सी के पास, सी से गए आप डी के पास और डी से गए आप बी के पास। तो आप लोगों ने इतने स्टेप लिए, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, और यहाँ पर आए आप ये एक स्टेप में आ गए। डेल्टा H। तो एक पद में किया जाए कोई रासायनिक परिवर्तन या एक से अधिक पदों में किया जाए, एंथैल्पी सदैव स्थिर रहती है। जैसे आप ये देखिए, जब हम ए से बी के पास एक पद में गए तो एंथैल्पी डेल्टा H यहाँ पर प्रयोग हुई, और जब हम ए से सी पे गए, सी से डी से गए, डी से बी पाए, तो भी एंथैल्पी का जो कुल योग बैठेगा वो डेल्टा H के बराबर ही बैठेगा। तो कोई रासायनिक परिवर्तन एक पद में किया जाए या एक से ज़्यादा पदों में किया जाए, एंथैल्पी स्थिर रहती है। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या काम किया? CO2 का निर्माण किया। तो हमने पहले किया एक पद में, C प्लस हाफ O2 एरो CO2। जब CO2 निर्माण एक पद में किया गया तो यहाँ पर सपोज करो CO2 जब बनाई एक पद में हमने, तो -94 या प्लस 394.0 किलो जूल लगी।
अब करा हमने दो पदों में, जब CO2 बनी C प्लस हाफ O2 एरो CO2 CO प्लस लगा हमारा इसमें माइनस के प्लस 26.3 किलो जूल। अब CO में हमने हाफ O2 फिर मिला दिया, ये बन गया CO2। तो इसमें आप मान लीजिए इसमें हो जाएगा आपका अब 94.3 किलो कैलोरी में लीजिए आप। इसमें 26 किलो कैलोरी। और जब हमने इसे अगले स्टेप बनाया तो अगले स्टेप में आ गई कितनी, ये हो गई आपकी 68.0 किलो कैलोरी। अब CO कैंसिल हो गया, क्या बच गया C प्लस क्या बन गया CO2। और ये हो कितनी 349। तो आपने इस इक्वेशन में क्या देखा, आपने देखा इस इक्वेशन में जब CO2 का निर्माण एक स्टेप में किया तो 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित थी, और जब हमने इसका निर्माण दो पदों में किया तो भी उतनी ही ऊर्जा 94.3 किलो कैलोरी उत्सर्जित हुई। मतलब कोई भी केमिकल चेंज एक स्टेप में किया जाए या एक से अधिक स्टेप में किया जाए, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट ही रहता है, ये कहा था हैश में। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, हैश के नियम पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन CH4, C और H2 की 25 डिग्री सेल्सियस पर, की 25 डिग्री सेल्सियस पर दहन ऊष्माएं क्रमशः 212 किलो कैलोरी, 94.0 किलो कैलोरी और माइनस 68.4 किलो कैलोरी हैं। मेथेन की संभव ऊष्मा ज्ञात कीजिए, CH4 की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो। सॉल्यूशन, पहले तो CH4 का जब कंबशन हुआ तो CO2 बनी और H2O बना, इसमें ऊष्मा जो आई वो आई माइनस के 212.8 किलो कैलोरी,
बाद में कार्बन का दहन किया गया, C+O2 एरो बन गई CO2। इसमें आई माइनस के 94.0 किलो कैलोरी। सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकेंड मान लो। थर्ड इक्वेशन में क्या करा इन्होंने, थर्ड में हाइड्रोजन का दहन किया गया, इसमें आई माइनस के 68.4 किलो कैलोरी। अब CH4 बनता कैसे है, CH4 की ये बन गया CH4। अब इसकी संभवन ऊष्मा कितनी है ये किसी को नहीं पता कि इसकी संभवन ऊष्मा क्वेश्चन मार्क ये पूछी गई है। तो हमने जब अब इसकी संभवन ऊष्मा निकालनी है बच्चों, इसमें क्या तरीका होता। अब पहली इक्वेशन में CH4 है, परंतु वो किधर था, देखो वो इस साइड में था लेफ्ट हैंड पर, परंतु मुझे राइट हैंड पर। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, समीकरण 1 को पलटने पर, समीकरण 1 को पलटने पर फिर क्या कहा, 2 और 3 में, यहाँ देखिए आप, हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर तथा 1 को हटाने पर, तथा 1 को घटाने पर। जब समीकरण नंबर पलटेंगे, जब 1 को पलटेंगे तो CH4 CO2 + 2H2 हो जाएगा, CO2 + 2H2O एरो CH4 + 2O2 प्लस हो जाएगा 212.8 प्लस क्या हो गया बेटे, 212.8 किलो कैलोरी। समीकरण 2 को हटाना है इसमें से, इक्वेशन नंबर 2 घटाना था, इक्वेशन जैसे थी C+O2 एरो CO2 माइनस 94.0 और समीकरण 3 को 2 से करनी है, 2H2 + O2 एरो 2H2O प्लस 2 गुणा 2 2 8 2 हो जाएगा 6 2 3 12 चेहरे किलो कैलोरी। अब देखते हैं क्या कैंसिल हुआ, O2 से O2 कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल। अब केवल क्या बचा रहेगा हमारे पास, C+2H2 एरो CH4, और ये रहेगी हमारे पास, दोनों जोड़कर अगर घटाकर आ गया माइनस 18 किलो कैलोरी, 18 किलो कैलोरी। डेल्टा H आ गया हमारे पास
-18 किलो कैलोरी। यहाँ पर ये बन जाएगा बेटे। इस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना चाहिए। अब आते हैं ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? प्यारे बच्चों, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि बिना बाह्य कार्य के ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। ये किसमें कहा गया था? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। क्या था? बिना बाह्य कार्य किए, बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। ये कहा था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। जब तक आप कोई बाह्य कार्य नहीं करोगे तो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव हो ही नहीं सकता। तो ये था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जब तक कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता है, जब तक ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। तो प्रथम नियम क्या कहा था? प्रथम नियम में कहा गया था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और द्वितीय नियम में क्या गया? जब तक कोई बाह्य कार्य न किया जाए, जब तक ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। कहाँ पर? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वतः हो जाता है, परंतु ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव हो ही नहीं सकता। ये कहा गया था ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो बच्चों, ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है, प्यारे बच्चों, ये नियम कहता है कि पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस, जो पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस होती है परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर पूर्ण
क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य, परम शून्यता पर पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। ये कहा था ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम ने कि परम शून्यता पर प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। तो ऊष्मागतिकी के तीनों नियम आपको पढ़ा दिए गए। फर्स्ट नियम क्या था? न तो ऊष्मा को ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की जो एंथैल्पी होती है वो सदैव स्थिर रहती है। दूसरे नियम में क्या कहा गया था कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। जब तक आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ऊष्मा करोगे तो आपको कोई ना कोई बाह्य कार्य करना होगा। स्वतः ये कार्य नहीं हो सकता। ठंडी वस्तु से कभी भी गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभाव स्वतः संभव नहीं हो सकता। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है परम शून्यता पर पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। क्योंकि जो पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके सभी अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं एक नियमित रूप से एक जगह व्यवस्थित रहते हैं। और जब सारे अणु एक जगह होते हैं व्यवस्थित तो उनकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है। अब ठोस क्या होते हैं? ठोस में सभी अणु एक जगह व्यवस्थित रहते हैं तो एंट्रोपी लगभग जीरो होती है उनकी। द्रव के अणु इधर घूमते रहते हैं तो थोड़ी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और जो गैस होती हैं, गैसों में ये एंट्रोपी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको मैं एंट्रोपी पढ़ाता हूँ, एंट्रोपी क्या होती है, और एंट्रोपी जब पढ़ाऊँगा तो आप इनमें से सारी बातें सीख जाएंगे। एंट्रोपी बेटा, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी अव्यवस्था की माप है। एंट्रोपी अव्यवस्था व्यवस्था की माप है। एंट्रोपी क्या है बच्चों? एंट्रोपी अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था की माप है। जिस निकाय में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। जिस निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होती है उसकी एंट्रोपी अधिक होती है। जिस निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होती है बच्चों उसकी एंट्रोपी उतनी अधिक होती है। यह ऐसा मान लीजिए, एक यहाँ ये रखा हुआ है बर्तन, एक यहाँ ऐसे, एक ये है और एक ये बर्तन है। एक, दो, तीन। यहाँ पर ये है गैस, यहाँ पर ये है द्रव,
यहाँ पर ये है ठोस। तो आप देख रहे हैं जो गैस थी, गैस में सभी जो अवयव थे वो एक ऑर्डर में नहीं थे, कोई क्रम नहीं था, सभी दिशाओं में गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे थे। द्रव में थोड़े व्यवस्थित थे, थोड़े अव्यवस्थित थे, और ठोस में सारे व्यवस्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसमें आई? गैसों में। फिर द्रव में सबसे कम किसमें आई? ठोस में। ये क्या था? एंट्रोपी का घटता क्रम। तो सबसे अधिक एंट्रोपी कहाँ देखी जा रही है? गैसों में देखी जा रही है। तो गैसों में सारे अणु ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं है। और फिर कहाँ देखी गई? द्रवों में। और सबसे कम एंट्रोपी कहाँ मिली? ठोसों में मिली। तो ठोसों में सभी अणु क्या थे? व्यवस्थित थे। एंट्रोपी का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो बेटे एंट्रोपी क्या है? एक विस्तीर्ण गुण है कि नहीं है? तो पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसका जो मात्रक होगा, या तो आप लिखना जे के इनवर्स मोल इनवर्स, लिखना किलो कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, किलो कैलोरी इसके मत, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? एक विस्तीर्ण गुण है, और विस्तीर्ण गुण क्या? मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मात्रक बनेगा जे के इनवर्स मोल इनवर्स, या के इनवर्स कैलोरी मोल इनवर्स। ये इसके मात्रक होंगे। अब एंट्रोपी के महत्व क्या है? गैसों में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, ठोसों में सबसे कम होती है। अब बच्चों एंट्रोपी से और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे? एंट्रोपी से आपसे जो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे बच्चों, ये पूछे जाएंगे कि एक इक्वेशन है CaCO3 सॉलिड, इसे हमने गर्म कर दिया, ये बन गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब बताइए इस दी गई इक्वेशन में एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? एंट्रोपी का मान धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है? ये आपको बताना है कि दी गई इक्वेशन में एंट्रोपी का मान क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है। तो अब देखिए, ठोस था, ठोस से ठोस बना और गैस बना, एक अणु गैस का भी बना है ठोस से। तो इसका मतलब जब एक अणु गैस का बना है ठोस में से, तो एंट्रोपी बढ़ी है। तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब कि धनात्मक है एंट्रोपी। अच्छा, और बताइए यहाँ पर ये है अब H2O सॉलिड फॉर्म में है, और ये बन गया H2O लिक्विड फॉर्म में। एंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ रही? बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड जा रहा। अब ये आ गया एंट्रोपी लिक्विड से क्या हो रही है? एंट्रोपी घटेगी। क्यों घट रही है एंट्रोपी? निगेटिव क्यों पहुंच गई एंट्रोपी? एंट्रोपी निगेटिव इसलिए पहुंच गई क्योंकि यहाँ लिक्विड से क्या बना? सॉलिड बना। जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी घटेगी। चलो बताइए, और H2O लिक्विड एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी? बताइए।
एंट्रोपी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस में चेंज आ रहा है। ये था एंट्रोपी बच्चों। तो ये एंट्रोपी ठोसों में सबसे कम होती है, गैसों में सबसे ज़्यादा होती है। और एंट्रोपी होती क्या है, अव्यवस्था की एक माप है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। ये आपने सीख लिया। अब यहाँ पर आप बताएंगे, एक अंतिम टॉपिक का इसका क्वेश्चन चल रहा है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा। गिब्ज मुक्त ऊर्जा। गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है? स्थिर ताप तथा दाब की दशाओं में, स्थिर ताप और दाब की दशाओं में किसी प्रक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं। G = H - TS, यह है गिब्ज मुक्त ऊर्जा। एक ताप और दाब कैसे होनी चाहिए, स्थिर होने चाहिए। जब ताप और दाब स्थिर होंगे तो स्थिर ताप और स्थिर दाब की दशाओं में किसी प्रक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए जितनी उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं उसकी गिब्ज मुक्त ऊर्जा। गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है, एक अवस्था फलन है। गिब्ज मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन है। गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है बेटे, गिब्ज मुक्त ऊर्जा बोलते हैं एक अवस्था फलन है। और गिब्ज मुक्त ऊर्जा से आती है गिब्ज हेल। अब यहाँ पे पूछे थे कभी कभी आपसे कि आप लिखनी है गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या होती है, ये होती है डेल्टा G बराबर डेल्टा H - T डेल्टा S। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी अति इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे ही सारे टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश करी गई है, आपको समझाने की कोशिश की गई है और आपको समझाया गया है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ के याद करेंगे। और आपको मैं एक बात और समझा दूं, ये कुछ बात याद रखनी है। जब डेल्टा G कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब डेल्टा G का मान निगेटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। प्रक्रम क्या होगा, स्वतः परिवर्तित होगा। डेल्टा G का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित। और जब डेल्टा G की वैल्यू 0 होगी तो प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित। प्रक्रम स्वतः परिवर्तित। प्रक्रम स्वतः परिवर्तित। प्रक्रम क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो प्रक्रम कहाँ होगा इसका, साम्य अवस्था में होगा। प्रक्रम साम्य अवस्था में होगा। याद रखना, जब डेल्टा V का मान निगेटिव होगा तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः परिवर्तित होगा।
डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, स्वतः अपरिवर्तित होगा, और डेल्टा जी का मान 0 होगा तो क्या होगा, प्रक्रम साम्य अवस्था में होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। डेल्टा जी का मान क्या आ रहा है, और डेल्टा का जी का मान 0 आ रहा तो साम्य अवस्था में आ रहा, प्रक्रम निगेटिव आ रहा तो स्वतः परिवर्तित, निगेटिव नहीं आ रहा पॉजिटिव आ रहा तो स्वतः अपरिवर्तित होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और इन सभी टॉपिकों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये सभी टॉपिक आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो बच्चों, अपनी बात को पूरी करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसे आप सोल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है आपसे कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में क्या कहा गया था? बताइए क्या था? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या था? परम शून्यता पर प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। क्यों होती है परम शून्यता पर प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी? बच्चों, परम शून्यता पर प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य इसलिए होती है क्योंकि जब सारे के सारे अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो उनमें अव्यवस्था नहीं होगी, तो उनकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। और जब एंट्रोपी 0 होती है तो उसे बोलते हैं पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसमें पाई जाती है बताइएगा? सबसे अधिक एंट्रोपी गैसों में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि गैसों के अणु व्यवस्थित नहीं होते। क्या ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह पॉसिबल है? नहीं है। ये कौन सा नियम है? ये है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। अब बताइए आप लोग, एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था की माप है। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था की माप है। जिस सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होती है उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है। जब कोई चीज़ ठोस से गैस बनती है तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाती है, और जब गैस से या लिक्विड से ठोस बनेगी तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। सही है। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? क्योंकि एंट्रोपी एक विस्तीर्ण गुण है, और विस्तीर्ण गुण मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, इसलिए एंट्रोपी भी एक विस्तीर्ण गुण है। और इस हिसाब से इसकी जो यूनिट हुई जे के इनवर्स मोल इनवर्स होती है, या के इनवर्स कैलोरी मोल इनवर्स होती है। बहुत बढ़िया। ये सारी बातें, सब टॉपिक आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। और स्वतः प्रक्रम के बारे में थोड़ा सा आपसे और पूछ लेता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं? जिस चीज़ को जो है नमक को पानी में डाल दिया और नमक लगातार घुलती रहती है, तो वह क्या है? स्वतः प्रक्रम है। कोयले में आग लगा दी, परंतु वह आग लगाने के बाद जलता रहेगा, परंतु कुछ ऐसे स्वतः प्रक्रम होते हैं जो नीड की आवश्यकता होती है। एक बार शुरू कर दो, लगातार वो फिर होते रहेंगे। जैसे गैस का जलना, रसोई गैस का जलना, तो रसोई गैस के जलने में भी उसे नीड की आवश्यकता होती है। एक बार उसे जला दोगे तो लगातार वो जलती रहेगी, परंतु वह भी स्वतः प्रक्रम में ही आएगी। अस्वतः कौन से होते हैं? अस्वतः प्रक्रम वो होते हैं जिन्हें जब तक बाह्य कार्य करते रहोगे वो लगातार होते रहते हैं। क्या ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाह हो सकता है? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ कहा गया था? ये कथन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन है कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्वतः प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के सारे टॉपिक चैप्टर के इसके करा दिए गए। अब आप तीनों लेक्चर जो इसके कराए गए हैं
उन्हें बहुत ध्यान से समझ कर सीखेंगे और पढ़ेंगे। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा वो आएगा आपका यूनिट नंबर 6 से, और 6 यूनिट को जब पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो उसमें भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में, आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर हाल में पूछी जाएंगी। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।